तो फंक्शन 1 कंप्लीट हुआ है, फंक्शन 2 करते हैं उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, फंक्शन 2 में क्या है ये बात समझेंगे। नाम का फंक्शन 2 है, काम वही सारी चीजें जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, फंक्शन 2 में सबसे पहले हम देख लेते हैं मैपिंग। मैपिंग सभी को आती है, मैपिंग सभी को आती है, पढ़ाया था रिलेशन में, मैपिंग पढ़ाया था, फंक्शन भी पढ़ाया था। और उस मैपिंग के हेल्प से हम देख पाएंगे कि हमारे पास कितने तरीके के फंक्शन हैं, जो अभी अभी आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा मैपिंग, 1-1 मैपिंग, 1-2 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग, ये सारी चीज पढ़ी नहीं पढ़ी? हाँ पढ़ी। तो हम ए के सारे एलिमेंट को किसमें लिखते हैं? जैसे मान लीजिए मैपिंग ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हम बात कर रहे हैं मैपिंग ऑफ फंक्शन, तो इसका क्या मतलब होता है समझो। कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है ऐसे f(a) to b, क्या लिखा है बच्चे? f(a) to, तो इसका हम बोलते हैं मैपिंग ऑफ ए, मैपिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी, ऐसे बोल सकते हो। आपकी ये मतलब वही चीज है कि ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, रीड एज ऐसे लिख सकते हो, रीड एज f maps फ्रॉम, क्या लिख सकते हो बच्चे? ए टू बी। अब इसमें कितने तरीके के मैपिंग हमारे पास हैं? तो जो आप पढ़ के आ रहे हो उसमें है 1-1 मैपिंग, क्या है? फिर आपके पास है many-1 मैपिंग, क्या है? many-1 मैपिंग। 1-1 on-to मैपिंग, 1-1 आसान वाला बता दें पहले। 1-1 many-1 on-to into, कितनी बात पता है? 1-1 मतलब हर एक इनपुट का एक आउटपुट, एक ही आउटपुट। many-1 का मतलब जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट। ठीक है, ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन क्या हो जाए? रेंज हो जाए। कोडोमेन ही क्या हो जाए? यानी बी में तो जितने भी एलिमेंट्स है वो कोई खाली नहीं रहने चाहिए। अब उस ऑन टू में दो आते हैं, एक 1-1 ऑन टू और एक many-1 ऑन टू। जो हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ रखा है, ज्यादातर समय हम 1-1 ऑन टू की बात करते हैं क्योंकि हम बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन वही फंक्शन होता है जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो कुछ लोगों की ऐसी धारणा भी बन जाती है, 12th में हमने बहुत जगह देखा है कि बताया जाता है कि जो ऑन टू होगा वो डेफिनेटली 1-1 होगा। नहीं, ये जरूरी, हाँ 12th तक जरूरी है। 12th में क्योंकि यही पूछा जाता था, टीचर बच्चों को याद कराने के लिए बोल देता है कि बेटा ऑन टू चेक कर लो, अगर ऑन टू है तो 1-1 होगा। जरूरी नहीं है, ऑन टू many-1 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसकी मैपिंग की अगर बात करें तो, और उसके बाद आपके पास एक इनटू फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, जो 1-1 सॉरी ऑन टू नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं। पहला हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले इसके टाइप्स में पहली जो चीज हम देखेंगे बच्चे, वो देखेंगे 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन बोले, 1-to-1 फंक्शन बोले, आपकी मर्जी। इसका एक और नाम है, कोई बता पाएगा? 1-1 फंक्शन को एक और चीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कोई बता पाएगा? नहीं, नाम नहीं सुना। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव सुना है क्या? सुना है, हाँ। तो 1-1 मैपिंग, 1-1 फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं बच्चे? इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और एक एक्स्ट्रा नाम मेरे तरफ से मोनोमॉर्फिक, क्या बच्चे? मोनोमॉर्फिक फंक्शन भी बोला जाता है। किसी किसी क्वेश्चंस में लिख देता है कि वो मोनोमॉर्फिक है। मोनोमॉर्फिक का मतलब क्या है भैया? 1-1 ही है। अब इसके अगर हम ज्यादा उसमें डिटेल हम जाते नहीं कि हाँ किस तरीके का है 1-1 फंक्शन, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी अगर हम बोले कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज, क्या बोल रहे हैं बच्चे? डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। उसको हम क्या बोलेंगे? 1-1 बोलेंगे। मैपिंग की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का है कि अगर मान लीजिए हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, और इधर हमारे पास मान लीजिए कुछ y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है, y6 है। तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग y3, x4 के कॉरस्पॉन्डिंग y4। ये हमारा x से y में डिफाइंड है कोई फंक्शन।
इसको हम क्या बोल रहे हैं, वन वन फंक्शन। क्या बोल रहे हैं? अब रही बात कि सर इसको हम चेक कैसे करते हैं, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वर्टिबल फंक्शन तो पहले बहुत सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन में पूछ देता है कि चेक वेदर इट इज अ बाइजेक्टिव और नॉट, if this function is bijective then find their inverse, और ऑप्शन दे दिया रहेगा। ठीक है, अगर वो इनवर्स दिया है और उसमें नॉन ऑफ दिस नहीं है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, अगर ऑप्शन दिया है तो फिर चेक करने की जरूरत, क्योंकि चारों इनवर्स दिया है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है, तभी तो चारों ऑप्शन क्या है, इनवर्स है उसके, तो वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां भी हमें इनवर्स निकालना होगा हमें चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो जो एनसीईआरटी कहता है वो हाउ टू चेक फंक्शन इज वन वन और नॉट। तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि भैया ये काम करो, दो एलिमेंट ले लो x1 x2, क्या ले लो इस तरीके से कि fx1 अगर आप निकालो और fx2 निकालो और ये दोनों बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि x1 भी किसके बराबर होना है। ठीक है, यानी हम इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते, कहता है कि अगर x1 x2 बराबर होगा तो fx1 fx2 भी क्या होगा, बराबर होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर x1 x2 के बराबर ना हो तो ये बात तय कर लीजिए कि fx1 भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, fx2 के बराबर नहीं हो। ये सही बात है कि दो अलग अलग इनपुट का दो अलग अलग आउटपुट आना है, तब उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे? ये मेथड हो गया एनसीईआरटी का। लेकिन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या तो ग्राफिकल होता है या फिर वो कैलकुलस मेथड होता है। क्या होता है? अब हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। इसकी बच्चे ग्राफिकल की, ग्राफिकली अगर हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करें? तो सबसे पहला काम क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कितना बच्चे, f ऑफ x। जो भी ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लीजिए और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल? उसके बाद कहता है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। कहता है इफ इट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, कितने पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे बच्चे, एक पॉइंट पे, तब वो क्या कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। देन इट इज वन वन, देन इट इज वन। कैसे आप समझ, जैसे मान लो कोई फंक्शन आपने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके का फंक्शन है, मान लो ऐसा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल तुमने ड्रॉ किया लाइन, हर लाइन जो है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? एक ऐसा फंक्शन है वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है? अगर मान लिया तुमने एक कर्व ड्रॉ किया ऐसा, अब लाइन यहां तुमने ड्रॉ किया, कितने पॉइंट पे कट कर गया, कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। अभी पढ़ेंगे। अगला क्या होगा, क्योंकि एक से ज्यादा, ध्यान से देखते हैं, और किसी नहीं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, 1 पे भी 1 देता है और -1 पे भी 1 देता है, 2 पे भी 4 देता है और -2 पे भी 4 देता है। हाँ या ना बोल, समझ पा रहा है? तो अगर ग्राफ एक ही जगह कट हो, कितने जगह कट हो भैया, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन। थ्योरेटिकल, ग्राफिकल, और अगला जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जेई के लिए वो है कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड बच्चे? कहता है कि मान लीजिए अगर y इक्वल टू f ऑफ x है आपके पास, तो यहां से आप निकालेंगे dy by dx। क्या निकालेंगे? ये तो सभी को पता है ना कि dy by dx क्या होता है, f dash x। क्या? और ये अगर f dash x जो आपने निकाला, या तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर ये 0 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? 0 से बड़ा या तो 0 से, इसका मतलब अगर थोड़ा सा पढ़ के आए हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इसको पढ़ के आए हो थोड़ा सा तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर ग्राफ देखोगे ना तो हमेशा कुछ इस तरीके का होगा, और इसमें जब लाइन आप खींचोगे तो हर बार कितनी जगह कट करेगा, एक ही बार। समझ पा रहा है क्या बोल रहे हैं? और डिक्रीजिंग में भी देखेगा तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। इसमें भी वो कितनी जगह कट करेगा, एक ही जगह। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड हमारे लिए है जिसे हम चेक करते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है। कुछ चीजें तो सीधे सीधे दिख जाती है, जो नहीं दिखेगी उसके लिए सारे मेथड बने हैं। क्लियर है? अब कितने नंबर ऑफ मैपिंग हो सकते हैं वन वन के, उसका फॉर्मूला में एक ही साथ दिखाएंगे, जिसमें वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, इन टू भी होगा, सारे एक साथ एक बॉक्स में लिखवा देंगे। आप वहां से देख लेना, यहां नहीं लिखवा रहे अलग अलग। क्लियर है?
1 1 फंक्शन क्या है समझ में आया। अब यही लगे हाथ हम आपको मेनी वन बता देते हैं। अब हमारा डेफिनेशन थोड़ा अलग है मेनी वन का। वैसे तो मेनी वन फंक्शन का क्या है कि इफ 2 or more than 2 elements in the A has the same output in the B then this function is called many one। हम ये कहते हैं कि जो 1 1 नहीं है वो many one, जो 1 1 नहीं है वो, यानी उसको चेक करने का कोई तरीका नहीं, बस इतना चेक कर लेंगे कि 1 1 है या नहीं है। अगर 1 1 है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है, many one है। क्या ये बात समझ पा रहा है? कोई कंफ्यूजन है? नोट करेगा जल्दी से जल्दी। अगला लिखेंगे इसमें, अब जैसा हमने बताया कि आपको हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं। अगला आपके पास है बच्चे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, तो मेनी वन फंक्शन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए फंक्शन आपका ए से बी में डिफाइन है, तो क्या कहता है कि 2 or more than 2 elements of set A have same image in set B, same image in set B, तब उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। यानी कुछ ऐसा मैपिंग जैसा हमने पिछली क्लास में कराया था, x1 x2 x3, और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, x1 का भी y1 है, x2 का भी y1 है, x3 का भी y1 है, मान लो x4 का मान लो y2, ऐसा। ये आपका क्या दिख रहा होगा? x से y में एक फंक्शन f है जिसको हम क्या बोलेंगे? मेनी वन। कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई फंक्शन मेनी वन है? ठीक है, तो सिंपल सा बात है, चेक द फंक्शन इज 1 1, check the function is 1 1 if that function is not 1 1, then it is many one function, यानी सिंपल सा बात है, हम चेक किसको करेंगे? 1 1 को ही करेंगे। अगर वो 1 1 नहीं होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? मेनी वन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, ये आपका हो गया मेनी वन फंक्शन। अगला जो फंक्शन है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगला है आपके पास ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चे? ऑन टू फंक्शन। इसी को आप सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से सुना है? सर्जेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है समझे आप। क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन f है जो किससे डिफाइन है बच्चे? a से b। किससे डिफाइन है? a से b। यहाँ हमने a से b लिखा, एलिमेंट x से y ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं तो इसको चेंज कर लेना, x से y ही कर लो, नहीं a से b रहने दो, यहाँ इसको a से b कर दो, ठीक है। a से b में डिफाइन है कुछ इस तरीके से। अब हम लिख रहे हैं, कहता है कि each element of set B, क्या लिख रहे हैं बच्चे? If each element of set B have at least, क्या लिख रहे हैं बच्चे? At least one pre-image in set A, then it is onto function। क्या मतलब है समझ? पहले इमेज और प्री इमेज समझ ले। यहां तुम बोलोगे कि y1 जो है वो इमेज है इसका बच्चे? इमेज ऑफ x1 का। थोड़ी देर के लिए समझ ले, x1 का इमेज क्या है? y, और x1 जो है उसको तुम बोलोगे प्री इमेज ऑफ y1, अगर एक ही कंसीडर कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो प्री इमेज का मतलब होता है डोमेन का एलिमेंट, और इमेज का मतलब होता है कोडोमेन का एलिमेंट। हाँ या ना बोल? तो कह रहा है कि सारे के सारे जो B के एलिमेंट है उनका कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। कम से कम एक से ज्यादा भी हो, कोई दिक्कत वाली बात? समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक ही प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब समझ, if each element of set B has at least one pre-image in set A, then it is onto function। यानी हम अगर मैपिंग से समझाएं तो समझ, पहली बात तो इसमें ये लिख ले कि इस केस में तुम देख पाओगे कि रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वही बेसिकली बराबर होगा किसके? कोडोमेन ऑफ फंक्शन के।
क्या ये बात समझ में आई कि रेंज और कोडोमेन इस केस में क्या होगा बराबर, बाकी केस में क्या होता है, रेंज जो है कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है कोडोमेन का, यहां वो तय हो जाएगा क्योंकि एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो दो तरीके से चलेगा, एक ये मान ले तुम्हारे पास ए है और ये आपके पास मान लीजिए बी है। यहां आपके पास है x1 x2 x3 x4 और यहां आपके पास है y1 y2 y3 y4। यहां x1 x2 x3 x4 बोल आया। अब अगर यहां y5 लगा देते थे फिर ये ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू। अच्छा अब समझ दूसरा मैपिंग कि अगर मान लीजिए आपने यहां पे आपने मान लीजिए x1 लिया x2 लिया x3 लिया x4 लिया x5 लिया, यहां आपने ले लिया y1 y2 y3, यहां बोला x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, x4 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 और x5 के कॉरस्पॉन्डिंग y3। क्या ये फंक्शन है, पहली बात तो ये तय कर, क्या ये फंक्शन है, क्या ये वाला फंक्शन है नहीं है, है। क्या ये 1 1 है, क्या ये मिनिमम है, क्या ये ऑन टू है, क्या रहा एट लीस्ट कितना। तो ये जो फंक्शन बना ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं मेनी वन ऑन टू मैपिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, मेनी वन ऑन टू मैपिंग। क्या बात समझ आई। और इसको हम बोलते हैं बच्चे 1 1 ऑन टू मैपिंग। क्लियर है। अब बहुत जगह हमने देखा है 12th के बच्चों को बताते हुए कि यहां लिखते हैं सेट बी हैज वन, या ऐसे लिखते हैं सेट बी हैज ए यूनिक प्री इमेज इन सेट ए, यूनिक प्री इमेज इन 9। ये केवल ये बता रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं, कहने का मतलब कि वो इसीलिए बता रहे हैं कि उन्हें पढ़ाना है इनवर्स। क्या पढ़ाना है, जो बोर्ड के सिलेबस में कि आप इस फंक्शन को क्या शो कीजिए, बाइजेक्टिव शो कीजिए। क्या शो कीजिए, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कोई उसी समय होता है जब 1 1 भी हो, और तो उन्हें बात पता है कि ऑन टू शो कर दो, 1 1 तो है ही, लेकिन नहीं, ऑन टू दोनों तरीके का हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। और यानी ये बात ये समझ लें कि ऑन टू होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो फंक्शन 1 1 ही है, लेकिन अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इस बात का प्रमाण देता है कि वो 1 1 भी है और ऑन टू। केवल ऑन टू फंक्शन से उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते, हमें 1 1 चेक करना पड़ेगा, भले आप अपना आईक्यू का इस्तेमाल करके चेक कर लो। बोला है, कोई कंफ्यूजन है, पक्का, ठीक है। ये आपका हो गया रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडर ए ऑन टू। अब इसको चेक कैसे करें, इसको चेक क्या करें, तो सबसे पहला काम इसमें लिख देते हैं नोट करके, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन एंड सो दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और इसी को शो कर दीजिए कि रेंज ही क्या है, कोडोमेन। रेंज ही क्या है, कहना आसान है, होता मुश्किल है, लेकिन हम आपको अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो बहुत आसान चीज है, सिंपल सा है कि जो आपने 11th क्लास के फंक्शन में, यानी अभी जो आपने रेंज निकालने का मेथड पढ़ा कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, वही काम आपको करना है। और उस x की वैल्यू को अगर उठा के हम फंक्शन के अंदर रख दें और वो सॉल्व होके केवल y आ जाए या केवल x आ जाए, तब हम बोलेंगे कि जो दूसरा फंक्शन आपने निकाला ना x, वो उसका इनवर्स है और वही उसका रेंज भी है। वही उसका क्या, यानी अब समझ, रेंज निकालने का तरीका, ऑन टू प्रूफ करने का तरीका और इनवर्स निकालने का तरीका, तीनों एक ही चीज है आपके लिए। बाकी ये चीजें कैसे अप्रोच होती है, कैसे हम इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं, अभी हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब अगला फंक्शन आएगा इनटू फंक्शन। क्या, जो ऑन टू नहीं है वो क्या है, लिख लेगा खुद से, पक्का। पहले नोट कर भी लिखवाते हैं। वैसे इसमें सबका नाम आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है, बड़ा सिंपल नेम है, वैष्णवी, गौरव, लक्ष्य, कनिष्का थोड़ा सा अलग है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं आज के जमाने के बच्चों के। हमें तो बोलते हैं भैया अपना नाम अगर हमसे प्रोनाउंस कराना तो घर से हरी मिर्ची लेकर आए, ठीक है। तो पहले इनटू और बाइजेक्टिव देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपकी मर्जी से जो आप बोलोगे, ठीक। तो अगला जो है बच्चे वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन
तो कहता है द एनी फंक्शन, डायरेक्ट लिख देते हैं, एनी फंक्शन which is not onto function is called into function। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे? into function। क्लियर? जो onto नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे? into। यानी अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? into function। ठीक। अगला इसमें हम फंक्शन लिखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, अब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता था वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सो दैट दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड इफ द बाइजेक्टिव फंक्शन फाइंड देयर इनवर्स। अगर इनवर्स सिलेबस में पहले था, इस साल नहीं था, तो इस साल शायद नहीं पूछा गया हो। पूछा गया था? नहीं। अरे अभी बोर्ड दे के आए होगे। अरे सर क्या पूछ रहे थे? बोर्ड वो तो हमने दे दिया बस। ठीक है। अच्छा, कहता है ऑल फंक्शन which are 1 1 as well as 1 1 as well as onto function are called bijective function, are called bijective। वो सारे फंक्शन जो क्या होते हैं बच्चे? 1 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं, वैसे सारे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक। अब चलिए देखते थोड़ा सा। अभी एक ही क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले ले बच्चे जिसको हमें ऑन टू शो करना हो, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई रेशनल फंक्शन हो, थोड़ा देर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत समय x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 3। ठीक है, रेशनल फंक्शन हमें चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, 1 1 तो है, इसको हम चेक करने पे जा नहीं रहे, हम ऑन टू पे चेक करना है, चेक वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। ठीक, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या कहता है कि आप इसको ऐसे लिख दो, y is equal to x plus 4 divided by x minus 3। अब ये काम तो पहले भी किया, x y माइनस का 3y is equal to x plus 4। तो थोड़ा ध्यान से देखें, x की साइड लेके आ गए तो x कॉमन हो गया, y minus 1 is equal to 3y plus 4 हो गया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3y plus 4 divided by y minus 1 दिख गया। अब कहता है कि इस x को, इस x की वैल्यू को कहाँ रखना है? f। किसमें रखना है? यानी f और x के जगह आप क्या रखोगे बच्चे? 3y प्लस का 4 डिवाइड बाई कितना? y माइनस। अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो बताया कि जहां जहां x है वहां क्या रखना है। अब ये वाली क्वांटिटी, अरे बताया था नहीं बताया था कि f1 है तो 1 रखेंगे, 2 है तो 2 राम रखेंगे तो राम आया ना। तो यानी यहाँ x के जगह रखेंगे हम 3y प्लस 4 डिवाइड बाई y माइनस 1 आया ना। बगल में कितना है? प्लस 4 तो लगा दिया प्लस 4, नीचे फिर से लिख दिया 3y प्लस 4 डिवाइड बाई y माइनस 1 और माइनस का कितना 3 बोल आया। अगर एलसीएम लेना सभी को आता है तो अगला होने वाला है 3y प्लस 4 और ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 4y और माइनस का कितना 4 डिवाइड बाई y माइनस 1 डिवाइड बाई एलसीएम नीचे लिया तो आया 3y प्लस का 4 माइनस का कितना बच्चे 3y और माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइड बाई y माइनस 1। ये इसको काट गया, यहाँ पे इस 4 4 को काट गया, 3y को काट गया। ध्यान से देख तो ऊपर 7y नीचे 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? जिस दिन y आ जाए उस दिन हम बोल देंगे ऑन टू फंक्शन। इस बात से हमने प्रूफ किया कि हर x के लिए कुछ ना कुछ y है, यानी कोडोमेन ही क्या है? रेंज है। कोडोमेन ही क्या है? रेंज। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम अब एक बात बेसिकली क्वेश्चन को बदल दिया जाए तो अगर इस फंक्शन का इनवर्स कोई हमसे पूछता ना तो यही आपका f इनवर्स कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? f इनवर्स। क्योंकि इनवर्स का क्या कहता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसको f के अंदर डालने पे आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए? यानी या तो x आ जाए या तो y आ जाए। अगर यहाँ हम x के टर्म में पुट करते तो यहाँ क्या मिलता है? x। यहाँ y के टर्म में पुट किया तो क्या मिला? y। उसी को बोलता है एनसीईआरटी FOG। FOG इज इक्वल टू IY या GOF इज इक्वल टू IX। उसी को बोलता है वो इनवर्स। क्या बोलता है? तो सिंपल भाषा में समझ कि एक ऐसा फंक्शन
जिसको फंक्शन के अंदर, गिवन फंक्शन के अंदर रखने पे आइडेंटिटी यानी या तो x आ जाए या तो y आ जाए, वही क्या है, इनवर्स है। और इनवर्स तो उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब वो ऑन टू होगा। क्या होगा, और ऑन टू निकालने का तरीका भी क्या है, यही है। और यही किसको निकालने का तरीका है, रेंज। सारी चीजें एक साथ हुई। यानी अगर आपको रेंज निकालने आता है तो आपको ऑन टू प्रूफ करने आता है, अगर आपको ऑन टू प्रूफ करने आता है तो आपको इनवर्स निकालने आता है। क्वेश्चन यहीं से आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है, नोट कर। अगली चीज बताते हैं, कंपोजिट फंक्शन, फिर आगे चलेंगे। बेटा दे चल। तो ये तो बात हो गई आपके पास ऑन टू फंक्शन की, इनटू फंक्शन की, और कैसे शो करते हैं। अभी बस एक छोटा सा नमूना पेश किया हमने आपके पास। इसके साथ हम देख लेते हैं ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन बता दिया है। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन बता दिया। उसके कुछ बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझ लें कि इवन फंक्शन को इवन फंक्शन के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा इवन फंक्शन ही रहेगा। ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड फंक्शन ही रहेगा। इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन फंक्शन ही रहेगा। ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ऑड ऑड इवन हो सकता है क्या। चलो ये सब इसके बारे में सोचना, थोड़ा सा सोचना चाहिए था, क्यों नहीं सोचा नहीं पता। ठीक है, सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या हो सकती है, ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, सोचना, अभी सोचते रहो थोड़ा देर। चल फिर बताते हैं। अगला देखो, अगला जो चीज आपके पास है वो है बच्चे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट कंपोजिट फंक्शन को आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के भी नाम से जानते हो, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में 2 दिए थे, FOG और GOF, फॉग और गॉफ, जो आपने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि कोरोना काल में वो डिलीट हो गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बगैर बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ नहीं सकते, और उसका होना जरूरी है क्योंकि वो कोई कंसेप्ट नहीं है। एक सिंपल सी चीज है जो कोई पढ़ाने को राजी नहीं हुआ, हम तो पढ़ा दिए थे। डिलीट हो जाए उससे अपने को मतलब नहीं, बड़ा आसान सा चीज है और मजेदार भी है, मजा भी आता है देखने में। कि मान लो आपके पास एक पहला बक्सा है जिसके अंदर आपने एक मशीन रखा है जिसका नाम है, क्या नाम है, फिर आपके पास एक दूसरा बक्सा है जिसके अंदर आपने एक मशीन रखा है जिसका नाम है G, क्या है, एंड सो ऑन। एक तीसरा बक्सा भी आप रख लो, क्यों मन छोटा करोगे, H, और भी रख सकते हो 4 5 6, आपकी इच्छा है, आप जितना रखना चाहें, जितना क्वेश्चन में 3 4 से ज्यादा पूछता नहीं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। अब अगर इस मशीन में हमारे पास कुछ इनपुट है x, क्या बच्चे, तो हमें यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा। अरे जब इसमें इनपुट x देंगे तो क्या f ऑफ x नहीं देगा क्या, अरे हाँ या ना बोल। लेकिन क्या g के लिए ये f ऑफ x इनपुट की तरह काम नहीं कर रहे है ना, यानी यहाँ जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो G के अंदर, क्या ये बात समझ आई, और यहाँ जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो H के अंदर सबसे पहले G, और G के अंदर हमारे पास क्या बैठा बच्चे, f ऑफ x, क्या ये बात समझ में आई। इसी चीज को एनसीईआरटी GOFX के नाम से जानता है, और इसी को हम HOGOFX भी बोल सकते हैं। बोलाया, रिप्रेजेंट करने का तरीका है GOFX, यानी यहाँ पे समझो कि GOFX अगर यहाँ लगा दिया यानी वेरिएबल जो है वो x है, क्या है, y रहेगा तो क्या आएगा, y आएगा। इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब है G के अंदर कितना बचे, f ऑफ x, हाँ या ना बोल। और अगर कहीं FOG दिया है और यहाँ x लगाया तो इसका मतलब है आप f के अंदर कितना बचे, G ऑफ x। बोल आया, अरे आया। इसी को फॉग और गॉफ बोलता है, क्या बोलता है, फॉग और। तो कुछ है नहीं, बस खेलना ही तो है, कुछ है तो नहीं, बस खेलना है। कोई भी फंक्शन अपने तरीके से मान ले f ऑफ x इक्वल टू, बोल क्या बोलना चाहता है, x स्क्वायर ले ले, ठीक है, एंड g ऑफ x इक्वल टू, बता क्या बोलना चाहता है, 2x प्लस 1 ले ले, हाँ या ना बोल। तो कह रहा है फाइंड FOG एंड GOF, FOG निकालो और क्या निकालो, GOF निकालो। एनसीईआरटी में बोल देता है कि शो करो कि ये दोनों बराबर नहीं है, या शो करो कि ये दोनों बराबर है। देख कितना आसान काम है, बहुत आसान है। देख सबसे पहले तुम्हें मान ले FOG निकालना है, क्या निकालना बच्चे, FOG,
x में है तो तुम इसको क्या लिखोगे, f के अंदर क्या लिखोगे बच्चे, gx लिखोगे, हाँ या ना बोल। और gx है क्या, 2x + 1, बोल आया। f(x) जो है वो x² है। f एप्पल कितना होगा, f एप्पल कितना होगा, एप्पल का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, जो इनपुट है उसका वो स्क्वायर दे रहा है, तो इनपुट के जगह अगर हम हाथी बैठा दे तो हाथी का स्क्वायर देगा, सिंपल आया ना बोल। यहाँ क्या बैठा रहा है, 2x + 1, यानी ये सॉल्व होके कितना देगा, अरे आया नहीं आया। अगर मान ले तुम्हें GOF निकालना है, क्या निकालना है, तो तुम बोलोगे कि सर g के अंदर क्या रख दो सर, f(x) रख दो, और g के अंदर f(x) रखने का मतलब क्या है, g के अंदर सर आप x² रख दो, हाँ या ना बोल। अब यहाँ तुम x दे रहे हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दे रहा है, क्या कर रहे हो, 2 से, मतलब अगर यहाँ मान ले किसी का नाम जो याद आ जाए, हिमांशु रखें हम, क्या रखें, तो बोलेगा कि 2 हिमांशु ले लो और उसमें 1 ऐड कर दो, अरे हाँ या ना, तो यानी यहाँ हम x² लिए थे, 2x² और प्लस कितना हो जाएगा, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, किसी क्वेश्चन में बराबर आ जाएंगे, बोल देता है कि शो कीजिए कि इक्वल है, अरे आया नहीं आया। अगर मान ली इसी क्वेश्चन में थोड़ा टफ करते हुए hx = 3x लिख दे, क्या लिख दे, hx = और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अब तुम हमें FOGOH बताओ, क्या बताओ, FOGOH बताओ, तो तुम बोलोगे सर एक काम करो, F लिखो फिर G लिखो और इसके अंदर सर आप HX लिखो, हाँ या ना बोलो, यानी सर आप F छोड़ो पहले, G को भी छोड़ो, H को पुट करो, जो कितना है बच्चे 3x है, तो सर यहाँ पहले देखो 3x बोल रखा गया, आगे सॉल्व किया तो G जो भी दे रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड हो रहा है, हाँ या ना, यानी अगला जो F के अंदर हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा ध्यान से, 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चे 3x, जो भी मल्टीप्लाई x के जगह कितना है 3x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x और प्लस कितना बच्चे 1, बोल आया। अब ये जो आया वो 6x + 1 आया, क्या आया, लास्ट में ये सॉल्व होकर तुम्हें क्या 6x + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, कहाँ टफ है, क्यों डिलीट किया, कुछ समझ नहीं आया। हाँ ये बात जरूर है कि जो इसको नहीं समझ पाएगा उसको उसका डेफिनेशन ही समझ नहीं आएगा इनवर्स का, एनसीईआरटी का हमारा तरीका अलग है, हम तो समझा लेंगे, इतना बात समझ में आया। ये आपका क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है, यानी कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अच्छा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑड इवन बता दिया, सारे मैपिंग बता दिए, नंबर ऑफ फंक्शंस बताते हैं और फिर आपको हम इनवर्स बताते हैं, ठीक है, चल इतना नोट कर फटाफट। अच्छा कुछ रिजल्ट देख लिया ऑड इवन पे, पहले इधर देख लेगा थोड़ा सा, पिछली क्लास में बताना भूल गए कि अगर कोई फंक्शन इवन प्लस इवन है तो क्या देगा, इवन ही देगा, ठीक है, इवन प्लस इवन जो है वो इवन ही देगा, ऑड प्लस ऑड जो है, ऑड प्लस ऑड क्या देगा बच्चे, ऑड ही देगा, आया ना वो, ठीक। अब थोड़ा जो पूछ रहे हैं वो ध्यान से समझना और बता कि अगर इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करते तो क्या देगा, इवन फंक्शन, कोई दिक्कत है, ठीक है, इवन फंक्शन को अगर ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते क्या देगा, बहुत बढ़िया, सोच लेना थोड़ा सा, x³ डॉट x², x की पावर, अरे आया नहीं आया, ठीक है। अगला ऑड फंक्शन को अगर ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर वो होता नहीं जो होता है, x³ को x³ से मल्टीप्लाई करेगा क्या देगा, x की पावर 6 देगा, स्क्वायर 6 देगा, इवन ऑड है, बहुत बढ़िया। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करना, एक ऑड नंबर में मत जा, ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, सब 3 × 3 9 होता है, अरे यहाँ फंक्शन की बात हो रही, उसकी पावर की बात हो रही। sin x कैसा फंक्शन था, sin x ऑड फंक्शन था, बताया था। sin x कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, चेक कर ले, 2 ऑड को मल्टीप्लाई किया क्या हुआ, इवन हुआ नहीं हुआ,
अगला कहता है चाहे फंक्शन इवन हो, इफ फंक्शन इज इवन और ऑड और इवन, लेट मान लीजिए, लेट फंक्शन इज इवन और ऑड इफ इट इज स्क्वायर्ड, इट इज स्क्वायर्ड मतलब इसका हम स्क्वायर करें, क्या करें, इट बिकम्स इवन, ये हमेशा क्या हो जाएगा बच्चे, इवन ही हो जाएगा। आप ऑड फंक्शन का स्क्वायर करो या इवन फंक्शन का स्क्वायर करो, होगा हमेशा कैसा, इवन फंक्शन। अच्छा, अगर डेरिवेटिव थोड़ा मोड़ा पड़ा है तो अच्छी बात है कि डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन जो होगा इज इवन होगा। क्या होगा बच्चे, हाँ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेगा 3x स्क्वायर, इवन हो जाएगा। और अगर डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन निकालेगा तो क्या आएगा बच्चे, ऑड आएगा। तो क्या आएगा, एक लौता फंक्शन जो इवन भी है और ऑड भी है, बता सकता है, ए फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड, बता भैया, इज ओनली वन फंक्शन and that is f of x is equal to, हाँ बहुत कमाल की चीज है, जीरो ही एकलौता फंक्शन है जो ऑड भी है और इवन है, बाकी हर फंक्शन या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इसको हम दोनों कंसीडर करते हैं, ऑड भी और जस्ट लाइक पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ऑड भी इवन भी, हमारी इच्छा, जीरो को हम कभी इवन भी मान लेंगे और कभी ऑड भी मान लेंगे, कोई चिंता नहीं। अब नोट कर फटाफट, अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मैपिंग की और नंबर ऑफ फंक्शंस की। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताया था ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सभी को बताया होगा, कितना होता है 2 की पावर mn, 2 की पावर, जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन है वो, उसमें अगर m और n एलिमेंट है तो क्या होता है 2 की पावर mn। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शन किसकी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे नंबर ऑफ मैपिंग की। जो दो हम मैपिंग की यहाँ पूछता है सवाल और हमसे पढ़ना भी होता है, एक होता है 1-1 मैपिंग और दूसरा होता है 1-1 ऑन टू मैपिंग, दैट इज नंबर ऑफ बाइजेक्शन, नंबर ऑफ, उसके बाद हम नंबर ऑफ फंक्शन पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग क्या होता है, आसान भाषा में समझाएं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो आप समझना। ये फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कि टोटल यहाँ जो एलिमेंट है वो हमारे पास है x1 x2 एंड सो ऑन xm, कितना एलिमेंट है बच्चे, x है, और इधर जो एलिमेंट है हमारे पास वो मान लो y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn है, कितना बच्चे, y क्या है, n है। तो अगर x1 को हम अगर मैप करना चाहें तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, कितने, किसी से भी कर सकते हैं। फिर जब हम x2 को मैप करने जाएं तो हमारे पास n-1 एलिमेंट है, कितने, उसी तरीके से हम xn को जाए अगर करने के लिए तो n-m+1 है, कितना, n-m+, हम डायरेक्ट भाषा बता रहे हैं, डायरेक्ट समझना कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या npm लिख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा परम्यूटेशन पढ़ा है सभी ने। हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, कितने, और उसमें से हमें कितने को मैप करना है, m को, तो हम बोलेंगे n में से किसको, कब, याद रखें कब, ये उस समय जब n की संख्या m से क्या हो, बड़ी हो, n की संख्या m से क्या हो, अदरवाइज ये तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा बच्चे, 0। बोला है क्योंकि छोटा होगा तो होगा ही नहीं ना फंक्शन, अरे छोटा होगा तो फंक्शन होगा ही नहीं, मैपिंग संभव ही नहीं है, इधर ज्यादा एलिमेंट है इधर कम एलिमेंट है, फिर 1-1 मैपिंग नहीं होगा, मैन्युअल मैपिंग होगा, हाँ या ना बोल, कोई समझ आ रही बात, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ 1-1 ऑन टू, दैट इज नंबर ऑफ बाइजेक्शन, इसके बच्चे। अब एक बात बता, डायरेक्ट लिख देते हैं कि बाइजेक्शन मतलब 1-1 भी है और ऑन टू भी है, यानी डोमेन और रेंज बराबर है, डोमेन और रेंज, अरे नहीं आया, 1-1 का मतलब हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट का अलग अलग इनपुट का अलग अलग
और ऑन टू का मतलब कि हर आउटपुट का कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। तो उसी समय है ना संभव है जब दोनों आपस में बराबर हो, और एन एम बराबर हो, यानी ये सॉल्व होकर केवल आएगा एन फैक्टोरियल। सोच के अगर थोड़ा मोड़ा पीएनसी पढ़ा है तो, अरे नहीं, ये एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, सोन का यहीं से लगा जाए एन पी एन। एन पी एन कितना होता है भैया? एन फैक्टोरियल। खत्म होगी बात। अरे हाँ या ना? नहीं पढ़ा क्या? थोड़ा मोड़ा भी नहीं पढ़ा पीएनसी? तब तो अगर नहीं पढ़ा तो आगे जो चीज लिखने वाले उसमें तो तोते उड़ जाएंगे। फिर थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए ना कि एनपीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक चीजें दिमाग में रख, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शन की। इसकी ये तो हमने आपको नंबर ऑफ मैपिंग बताया। तो अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शन की, कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास ए से बी में डिफाइंड है, किसी में कुछ एलिमेंट्स और किसी में कुछ एलिमेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, अब हम अलग अलग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शंस की। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम, या नंबर ऑफ, पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x to y, x to y। इसमें डिफाइन है x से, जहां पे x में हमने एलिमेंट मान लिया x1 x2 एंड सो ऑन xn, और y में हमने एलिमेंट मान लिया, मान लो y1 y2 एंड सो ऑन yr। कितना एलिमेंट मान लिया? yr। तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो आता है वो आता है r की पावर n। क्या आता है बच्चे? r की पावर। r यहाँ क्या है? r यहाँ क्या है? पूरा लिखना पड़ेगा क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोल तो थोड़ा सा एनर्जी तो रख। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। अब समझ आया नहीं आया? डायरेक्ट लिख रहा है तो नहीं समझ आ रहा है क्या? r यहाँ क्या था और n क्या था? यानी कोडोमेन अपॉन डोमेन। यही हमारा क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। यानी किसी एलिमेंट, किसी सेट में 10 एलिमेंट है, कितने? और दूसरा y में जो है 15 एलिमेंट है, कितने? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा 15 की पावर 10, 15 की पावर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, संभव है, अच्छा है, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पूछता वहां से। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? नंबर ऑफ फंक्शन की। अब हम बात करें नंबर ऑफ वन फंक्शन। किसकी? अगला नंबर ऑफ वन फंक्शन। दो, पहले तो बात की हमारे पास r में से कितने को सेलेक्ट करना पड़ेगा? n को। r में से कितने को सेलेक्ट करना पड़ेगा? n को। और उस n को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। उस n को क्या करना पड़ेगा? तो इसका फॉर्मूला बनता है RCN। सेलेक्ट कर लिया, डॉट क्या लगा देंगे बच्चे? n फैक्टोरियल। उसी समय जब r की वैल्यू n से क्या होगी? बड़ी होगी। और अगर r की वैल्यू n से छोटी हुई तो 1 तो संभव ही नहीं है। बोलाया, ठीक है। अगर अलग अलग चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? बराबर हो सकता है। कम हुआ मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट बच गया है, यानी उस केस में तो 1 फंक्शन हमारा नहीं होने वाला। बोलाया, कोई कंफ्यूजन है? अब अगर हम तुमसे पूछे कि 1 के बाद मिनिमम फंक्शन बता, क्या बता? तो अगली चीज है नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन। कोई गेस कर सकता है? नहीं? अरे जो 1 नहीं होगा वो मिनिमम होगा, अभी बताया था। यानी टोटल फंक्शन है r की पावर n, अभी बताया। इसमें से किसको हटा दे? बोल आया। उस टोटल फंक्शन में से हमने किसको हटा दिया? 1 फंक्शन को हटा दिया। और अगर ये बराबर हो जाएगा तो r की पावर n, r इक्वल टू n। हाँ या ना? बोल, कोई कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? ठीक है। इक्वल टू और लेस देन इधर, ठीक है। अब अगली जो चीज है वो हम लिख रहे हैं बच्चे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का जो फॉर्मूला बनता है वो -1 की पावर r NCRX की पावर r, इस तरीके से लिखते हैं। ये बेसिकली आपने बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म में देखा हो, सुना है नहीं सुना? अब उस फॉर्म में हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा नहीं है। और 11th में हम वैसे भी नहीं पढ़ते, क्योंकि किसी ने बता दिया कि 11th का 12th से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है क्या तुम लोगों के पास?
है नहीं है मैथ्स में किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देख कैसे लिखते हैं इसमें, सिंपल सा है, r की पावर n टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस RC1 r की पावर माइनस r माइनस 1 की पावर 1 r माइनस 1 की पावर कितना बचे n। अब देखना हम कैसे लिख रहे हैं, प्लस RC2, क्या लिखा RC2, तो यहां लिखेंगे हम r माइनस 2 की पावर n। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है? यानी सिंपल पैटर्न बन रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगला में हम क्या लिखते हैं बच्चे, RC3 r माइनस 3 की पावर कितनी है एंड प्लस 1 आगे चलता चला जाए। ये उस समय जब r की वैल्यू n से छोटी हो, r की वैल्यू किससे छोटी हो, क्योंकि n2 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, नहीं समझ रहा। ऑन टू का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, इधर देख, इधर r की वैल्यू, r कौन सा है, ये इसका फिगर नहीं बनाया, इसी को चेंज कर लेते हैं, a है n और ये है r। बोल आया, a है n और ये है r। तो ध्यान से देख, तो इस r की वैल्यू जो है वो n से क्या है, छोटी है, r की वैल्यू n से क्या है, यानी इधर एलिमेंट जो है वो कम है और इधर क्या है, ज्यादा है। तो ये जो मैपिंग होगी वो ऑन टू होगी, लेकिन मिनिमम ऑन टू होगी। क्या होगी, क्योंकि इधर एलिमेंट कम है तो इधर एक से ज्यादा एलिमेंट रहा होगा, समझ रहे, इसीलिए तो r की पावर n में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर जिस दिन बराबर हो जाए, क्या हो जाए, उस दिन अभी बताया कि अगर r n के बराबर हो जाए उस दिन सीधा r फैक्टोरियल, सीधा r फैक्टोरियल, जितना है उतना पीछे लेगा ही लेगा। r और n बराबर है, सुनना दिखा रहे हैं सारी, r और n बराबर हो गए तो इसके पास सबसे पहले कितने एलिमेंट, n, उसके बाद एक कम हो गया था n-1, फिर एक कम हो गया था n-2, ये दोनों बराबर है ना। ऐसे मान 10 आदमी 10 चेयर, 10 आदमी 10 चेयर, बैठने के कितने तरीके पढ़ के आया होगा, बहुत फेमस चीज है, एनसीईआरटी का ही है। 10 चल छोड़ दे, 2 आदमी 2 चेयर कितने तरीके से बैठ सकता है, 2 आदमी 2 चेयर कितने तरीके से बैठ सकता है, 2 तरीके से। कैसे निकालता है, 2 फैक्टोरियल। 3 आदमी 3 चेयर कितने तरीके से बैठ सकता है, 3 फैक्टोरियल, 6 तरीके। Rn बराबर Rn, R के पास कितने एलिमेंट है प्री इमेज के लिए, सबसे पहले R1 जो है वो अपने आप को कितने के साथ जोड़ने के लिए ऑप्शन देख सकता है, n के साथ। कितने के साथ, वो 1 के साथ जुड़ गया ना। जो R2 है उसके पास एक ऑप्शन n-1, जो R3 है उसके पास n-3, और जो सबसे लास्ट वाला है उसके पास एक ही ऑप्शन बचा होगा, 3 × 2 × 1, क्या बोलते हैं, r फैक्टोरियल। अब यहाँ लिखा तो था n फैक्टोरियल, अरे आया नहीं आया। और अगर Rn से बड़ा हुआ, क्या हुआ बच्चे, Rn से, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि r अगर n से बड़ा है तो हमारे पास फंक्शन होने का चांस ही नहीं है, कि कुछ ना कुछ तो बचना है फिर r में, तो 1 2 नहीं होगा। अब रही बात किसकी, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की, लास्ट नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। अच्छा, इनटू फंक्शन वही होता है जो 1 2 नहीं होता, इनटू फंक्शन कौन सा होता है, जो 1 2 नहीं होता। तो इसमें से बस क्या करना है बच्चे, r की पावर n को हटा देना है। क्या करना है, r की पावर n को, यानी सीधे यहां से शुरू करना है, RC1 r-1 की पावर 1 n, फिर माइनस का क्या लिखना है, RC2 r-2 की पावर n, और फिर प्लस RC3 r-3 की पावर कितनी बचे, n एंड सो ऑन। बोला आया, बस इस वाले टर्म को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। क्लियर है। अब इसका कंडीशन भी वही लिखेंगे, r लेस देन इक्वल टू कितना बच्चे, n, दोनों के लिए एक ही होगा, लेस देन इक्वल टू के लिए n ही आएगा, और दूसरा आपके पास आ जाएगा r की पावर n, किसके लिए, r ग्रेटर देन n के लिए, क्योंकि हाँ ये इनटू है, ये इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसमें संभव है। देख, याद करने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन याद रखेगा, r की पावर है, r की पावर, फिर 1 1 याद रखने का क्या तरीका, जो अभी बताया कि RCn, उस n में से कितने को r में से कितने को सिलेक्ट कर लो। अगर तुम्हें उल्टा लग रहा है ना तो तुम बोलो पूरा रिजल्ट चेंज कर दो। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि सर NCR दिमाग में चल रहा है, हाँ बहुत बच्चे के दिमाग में NCR चलता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कुछ नहीं करना है, इधर n कर ले इधर r कर ले, समझ रहा है, इधर n कर ले इधर r कर ले। हमारे दिमाग में r है n है, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो समझ 1 1 फंक्शन की बात है, किसकी, तो 1 1 में से टोटल एलिमेंट जो इमेज के लिए वो कितने हैं, r कितने, और हमारे पास 1 1 में जो इनपुट में एलिमेंट है वो n कितने, तो उस n इनपुट के लिए हमने r में से n को निकाल लिया, किसको निकाल लिया, यानी RCn, क्या निकाल लिया, ये हमारे पास RCn, और उसको अरेंज कर दिया। n को कितने तरीके से अरेंज करते हैं, n फैक्टोरियल, ये आ गया। अगर उससे छोटा हुआ तो संभव है, नहीं तो 0। अब रही बात कि ये मिनिमम फंक्शन कितना होगा, जो 1 1 नहीं होगा,
तो टोटल फंक्शन में से किसको घटा दिया, 1 1 को घटा दिया, मिनिमम। ऑन टू के लिए पैटर्न याद रखें, r की पावर n rc1 r-1 की पावर n rc2 r-2 की पावर n rc3 प्लस माइनस। ठीक है, दूसरे वाले में r की पावर n को हटा दो, उसी फॉर्मूले को चिपका दो। बोला यार, बहुत रेयरली जो पूछा जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ए वाला और ए 2। इससे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये जेईई एडवांस के लिए चले जाओ, मेंस में तो नहीं पूछने वाला, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो सारे साथ पढ़ो। क्लियर है? नोट कर फटाफट, इन्वर्स बचा है, खत्म करते हैं। समझ आ रहा है ना? ये क्लियर है ना? इसमें कितने एलिमेंट ले रखे हैं हमने n, और इसमें कितना ले रखा r। r हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तभी आपका r की पावर है ना। ये फिगर अलग बना दिया, ये अलग बना दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसके लिए 2 पॉइंट्स है इस फिगर के, बाकी यहाँ से शुरू हो रहा है नंबर ऑफ फंक्शन। ओके, बताएं। चल देखेगा कि मान लीजिए सबसे पहले इसमें ले f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b is 1 1 and on 2 फंक्शन। पहली बात तो ये 1 1 और on 2 होना चाहिए, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 1 1 on 2 नहीं हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहानी समझना चाहते हो तो समझ लो क्यों। मान ले केवल 1 1 हुआ, x1 x2 x3 x4, और यहाँ y1 y2 y3 y4 y5 y6 ऐसे ले लिया, x1 x2 x3 ऐसे। अब ये फंक्शन है a से b में डिफाइन है मान लो, तो इनवर्स किस में डिफाइन होगा बच्चे, b से a में। किसमें, b से। तो यहाँ तुम आएगा y1 y2 y3 एंड so on y6, और इधर कितना आएगा बच्चे, x1 से लेके कहाँ तक, x4 तक। तुम अब देख पाओगे कि 1 2 3 4 ही बन पाएगा। यहाँ 2 एलिमेंट क्या रह जाएगा, खाली। 2 एलिमेंट खाली है तो क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है क्या, नहीं। इनवर्स की तो बात ही नहीं है, इनवर्स भी एक तरीके का फंक्शन है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर ऑन टू भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑन टू मान लो एक फंक्शन बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कि इधर मान लो y1 है y2 है y3 है y4 है, इधर x1 है x2 है x3 है x4 है x5 है। ये हमारे पास क्या दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है। ये ऑन टू नहीं है, हमें क्या करना है, ऑन टू नहीं करना है। तो मान ले यहाँ पे इसको हटा के हमने इसके साथ लगा दिया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, सारा चीज इधर उधर हो गया, फिक्स बना ले कि मान ले कोई फंक्शन ऑन टू ना हो, तो यहाँ x1 हो x2 हो x3 हो, और यहाँ पे y1 हो y2 हो y3 हो y4 हो, ऐसा हो। फंक्शन तो है। ऑन टू अगर नहीं होगा तो पलटेंगे,
तो फिर से y4 एलिमेंट क्या रह जाएगा, खाली रहेगा, क्या रह जाएगा, इसीलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका 1 1 और 1 2 होना क्या है भैया, कंपल्सरी। तो अगर 1 1 और 1 2 हो, क्या हो, 1 1 और 1 2 हो, तो कुछ इस तरीके का फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। देन let there exists एक फंक्शन g, क्या मान ले, जो किस में डिफाइन है, मान ले b से a में, किस में डिफाइन है, b से, फंक्शन g डिफाइन फ्रॉम b to a such that f of x जो है वो y के बराबर है, डबल इंप्लाइज f of y जो है वो कितने के बराबर हो जाए, x के बराबर है। जहां बोले कि x जो है वो सेट a से बिलोंग कर रहा है, y जो है वो सेट b से बिलोंग कर रहा है, ऐसा, यानी आसान भाषा में समझाएं। तो अगर हम इसको f of x लिखते हैं, y इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चे, ऐसे समझ, y इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चे, f of x लिखते हैं। इस और इधर हम लिखें, इसका डोमेन जो है, इसका जो तुम डोमेन बोल रहे हो वो डोमेन क्या है बच्चे, x है, डोमेन क्या है बच्चे, और रेंज क्या है, y है, रेंज क्या है, कोई कंफ्यूजन है? अगर f इनवर्स लिखे, क्या लिखे, तो ये ऐसा दिखेगा ना, f इनवर्स y इक्वल टू x, बोल आया। अब जो डोमेन है वो क्या हो चुका है, y हो चुका, डोमेन क्या हो चुका बच्चे, और रेंज क्या हो चुका है, x, रेंज क्या हो चुका। तो देखना, डोमेन रेंज बन जाए और रेंज, तब ऐसे फंक्शन को हम उसका इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ आया? तीसरा कंसेप्ट समझ, कि अगर ऐसा कहता है कि कोई एक इनवर्स है, मान ले कि f एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन, इसमें a से, और एक दूसरा फंक्शन है g जो डिफाइन किया हमने किसमें, b से a में, किसमें डिफाइन किया, b से। तो कहता है कि अगर f o g क्या बच्चे बराबर हो जाए i y के, या फिर g o f बराबर हो जाए किसके, i x के, किसके, तो f g का इनवर्स है, f इज इनवर्स ऑफ g, f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ, g इज इनवर्स ऑफ f, जहां ix एंड iy आर आइडेंटिटी फंक्शन, क्या है बच्चे, ये बात समझते हो ना, सभी बताए हैं, आइडेंटिटी फंक्शन इन x एंड y, इन x एंड, यानी अभी अभी हमने बताया था f o g, यानी g को जब हम रखेंगे तो सॉल्व होकर केवल या तो y आ जाए या तो केवल क्या आ जाए, x आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन और इम्पॉसिबल फंक्शन, कि एक ऐसा फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में हम दूसरा फंक्शन लें जिसका डोमेन जो है पहले वाले फंक्शन का रेंज हो, और रेंज जो है दूसरे वाले फंक्शन का क्या हो, डोमेन हो। ऑब्वियस सी बात है, 1 1 और 2 है तो दोनों बराबर है, दोनों क्या है, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा कम होने की संभावना ही नहीं है, दोनों आपस में बराबर है। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन है, क्योंकि कोडोमेन ही रेंज है, आया ना बोल। तब इस तरीके काम होता है। और चीजें इसमें कुछ बातें और नोट कर सकते हैं कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन जो होता है, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑलवेज क्या, इसको लिखने की जरूरत है। हाँ, जो दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना कि अगर कहीं पे तुमने FOG का इनवर्स निकाला, क्या निकाला, FOG का इनवर्स, तो बेसिकली बराबर होता है G इनवर्स O किसके बच्चे, F इनवर्स, जस्ट लाइक डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। बस किसी भी फंक्शन का जो बाइजेक्शन होता है वो भी बाइजेक्शन ही आता है, किसी भी इनवर्स का अगर बाइजेक्शन निकालेंगे और किसी बाइजेक्शन का इनवर्स निकालेंगे, वो दोनों क्या होगा, सेम चीज होगा। समझ आ रहा है इतनी बात, यानी इनवर्स का मतलब यहाँ क्या है, FOG और GOF i जाना चाहिए, या फिर आप सीधा सीधा शो कर दो कि रेंज ही कोडोमेन है, पहले वो बात 1 1 और 2 है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, इनवर्स। आप क्वेश्चन से समझाते हैं, समझ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, f of x is equal to 3x minus 5, 3x minus कितना बचे, 5, क्या है, फाइंड, देन फाइंड f इनवर्स x, देन फाइंड f इनवर्स x, क्या निकालना है बच्चे, f इनवर्स x निकालना है। अब अगर f इनवर्स x निकालना है तो समझना थोड़ा सा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 1 और 1 2 चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, 1 1 और 1 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे, fx1 कितना आएगा, 3x 5, फिर क्या निकालेंगे बच्चे, fx2 क्या निकालेंगे, 3x2 5। हम सीधे लिख देते हैं कि x1 x2 आ जाएगा कब, जब हम fx1 क्या मानेंगे, fx2 निकालेंगे, बोल आया, कट के आ जाएगा, ठीक है। अब ऑन टू, तो इसको हम क्या लिखते हैं, y 3x 5, बोल आया, आया समझ। x = y + 5 / 3, उम्मीद करते हैं सभी को समझ। अरे इसको इधर लेके गए, इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया, आया ना बोल।
इस x को उठा के किसमें रखना है रेंज ऑन टू चेक करने के लिए f में, यानी f x के जगह क्या रखा बच्चे y प्लस 5 डिवाइड बाई 3। सॉल्व किया तो आ गया 3 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 5 डिवाइड बाई 3 माइनस का 5 गया, सॉरी ये यहाँ 3 था ना, y प्लस 5 बाई 3 सही है। यहाँ से 3 से 3 गया, 5 से 5 कट के केवल क्या बच गया ऑन टू है, ऑन टू है। अगर ये ऑन टू है तो यही इसका इनवर्स है, यही क्या है इसका। लेकिन सर हमसे f इनवर्स x पूछा है, फिलहाल अगर हमसे f इनवर्स केवल पूछता तो हम बोलते y प्लस 5 डिवाइड बाई 3, लेकिन हमसे पूछा है f इनवर्स x, तो कुछ नहीं करना भैया, जहां y है वहां क्या रख देना x रख देना, यानी रिप्लेस y बाई x ओनली। अगर y में ऑप्शन दिया था y में और x में दिया तो उस y की जगह क्या बैठा दो x बैठा दो। सर कैसे, आपको कैसे पता चला, आप इसको रख के चेक कर लो, आप इसको रख के चेक करोगे तो यहाँ क्या पाओगे x पाओगे, क्या पाओगे, यानी ये और कुछ नहीं है, ये g ऑफ y है। क्या है भैया, अरे ये अपने आप में फंक्शन है जो यहाँ लिखा हमने, ये g हमने दूसरा फंक्शन माना है जो कितना माना है y प्लस 5 डिवाइड बाई 3, जिसको रखने पे ये y आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर इसको x में कोई पूछता तो y की जगह हम क्या रखते हैं भैया, x रखते हैं। राम में पूछेगा तो कोई राम रखेंगे, गणित कोई पूछेगा तो गणित रख देंगे। अरे आया नहीं आया, एक क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं, नोट कर फटाफट जितनी रफ्तार से कर सकता है। बाइनरी ऑपरेशन नाम की एक फर्जी सी चीजें होती हैं, फ्लेक्सी, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जेईई में पूछता है। वो बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है कि भैया हम जो बोलेंगे वही होगा। अगर हमने एक स्टार मार्क का साइन लगा दिया और हम बोलेंगे कि ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली क्लास में उसके सीधे क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से ऑपरेट होता हो। फिलहाल फंक्शन हो गया है समाप्त, ठीक है, मेरे लिए, यस, आपके लिए नहीं हुआ अभी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद सीधे क्वालिटी पे चलेंगे। हमें क्वांटिटी से ज्यादा कोई लगाव है नहीं, ठीक है, तो हम आपको सीधे कराएंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री बोला था देखने के लिए, देखा नहीं देखा, नहीं हाँ, अरे क्या बात कर रहे हैं, झूठा साबित कर रही है, नहीं बोला, खुद देखो बोल रहा है, बोला 2 लेक्चर देखने हैं आप, तीसरा देख लोगे तो बेहतर है। वो सारी चीजें आती हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आपको पता है, ठीक है। एलाइड एंगल्स को बस थोड़ा ट्रिक बताएं, वो ट्रिक देख लेना, ठीक है। बाकी सारे वो आइडेंटिटी के फॉर्मूले हैं वो देख लेना, कौन कितने तरीके के एंगल्स के फॉर्म होते हैं, रेडियन फॉर्म, डिग्री फॉर्म, ग्रेड फॉर्म, वो सारे वो देख लेना, एक एक क्वेश्चन बताया फटाफट, मेट्रो में बैठे बैठे टाइम पास कर लेना। हो गया, इधर का लिख दिया ये वाला, हो गया। चल पहले देखेगा फिर नोट करेगा, इधर देखेगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ f डिफाइंड फ्रॉम 1 टू इंफिनिट क्लोज ब्रैकेट ओपन से लेके 2 से इंफिनिट
क्लोज ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ऐसा दिया है। यानी इसकी जो डोमेन है वो 1 से लेके इनफाइनाइट, मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट, और जो रेंज है वो 2 से लेके कहां तक आ रही है, इनफाइनाइट तक आ रही है। आगे कह रहा है इज गिवन बाय f of x, इज गिवन बाय f of x is equal to x plus 1 upon x, x plus 1 upon x। कह रहा है then find the f inverse x, then find f inverse x। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में ऑप्शंस में जो है सारे के सारे इनवर्स दिए हैं, तो हम मान लेते हैं एज्यूम बाइजेक्शन। क्या मान लिए बच्चे कि ये बाइजेक्शन तो हम मान ही लेते हैं, क्योंकि अगर इनवर्स दिया है तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 और 1 2 तो रहा होगा, हाँ या ना बोल। तो हम सीधे f इनवर्स x निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि हम इसको लिखेंगे y = x + 1 upon x, जो कि हमारा 1 2 का तरीका है। तो अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास y = कितना आ जाएगा बच्चे, x² + 1 डिवाइड बाय कितना है, x, हाँ या ना। अगर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर दें तो हमारे पास दिखेगा x² माइनस का xy और प्लस का 1 = 0। सोचेगा इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, उस साइड लेके गए, इसको हम थोड़ा अरेंज करके माइनस का yx लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देख, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसमें बच्चे तो हमें x इन y चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, x इन y। तो हम लगा ले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सभी को पता है। तो देख x की वैल्यू आएगी -b यानी y, प्लस माइनस b² मतलब y², -4 a की जगह है 1 और c की जगह है 1, आया क्या, डिवाइड बाय 2a मतलब 2 × 1 आया। यानी x की जो वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है वो आ रही है y प्लस माइनस रूट अंडर कितना बच्चे, y² - 4 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। ये हमारा x है, क्या है बच्चे। अब हम थोड़े देर के लिए चेक करना चाहते हैं, हम चाहते नहीं वैसे, हम जानते हैं कि ये y है, ये हमारा gy है, क्या है बच्चे। हमें इसका इनवर्स चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि f इनवर्स x जो है वो और कुछ नहीं, x प्लस माइनस रूट अंडर x² - 4 डिवाइड बाय कितना 2। लेकिन यहां से हम माइनस हटाएंगे, क्या हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि देख जो रेंज है ना f इनवर्स का वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। समझ पा रहा है इसका मतलब, इस f का रेंज जो है वो 2 से इनफाइनाइट है और डोमेन 1 से लेकर इनफाइनाइट है। तो f इनवर्स का रेंज क्या रहा होगा, 1 से इनफाइनाइट, और डोमेन क्या रहा होगा, 2 से इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ रहा है। लेकिन हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कंसेप्ट के लिए, ये तो अभी लिखा नहीं होगा। तो इधर समझ कि अगर ये x है तो इसको रखने पे यहाँ पे ये सॉल्व होकर y आना चाहिए, तो ये ऑन टू भी प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यहाँ से बात साबित हो जाएगा कि कोडोमेन ही रेंज है। और अगर ऐसा होता है तब उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। फिलहाल हमारा टारगेट ये था, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ लिख दिया कि f इनवर्स x जो होगा वो x प्लस रूट अंडर x² - 4 डिवाइड बाय कितना होगा 2। हमने यहाँ माइनस को नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट किया बच्चे, नेग्लेक्ट माइनस बिकॉज रेंज ऑफ f इनवर्स इज 1 से लेके कहां तक बच्चे, इनफाइनाइट। अगर 1 से इनफाइनाइट है तो ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा और इसको भी क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और वैसे भी 2 से बड़ी कोई वैल्यू रख लो, संभावना तो कम ही है, हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है इसमें। अब अगर इंटरेस्ट हो तो यहाँ से इस पॉजिटिव वैल्यू को उठा के इस वाले इक्वेशन में रख के देख, ये सॉल्व होकर y ही आएगा, ये सॉल्व होकर क्या आएगा, यानी यहाँ से ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि ये ऑन टू भी है। यही से हमें इनवर्स भी निकल जाएगा और यही से हम रेंज निकालने में भी सक्षम है। यानी 11 12 तो सारी चीजें एक साथ कंबाइन हो रही है। याद रखेंगे कि रेंज निकालने का मेथड ही ऑन टू प्रूफ करने का मेथड है और ऑन टू ही हमारा क्या है, इनवर्स है। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है। इति श्री देवाकंडे सप्तम अध्याय समाप्तम, खत्म, ठीक है। ये हो गया आपके फंक्शन। अब इसमें क्वेश्चंस करेंगे अपन क्वालिटी। अब इसमें अगली क्लास में जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं हम अभी बता दें, उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ अलोंग विद डोमेन एंड रेंज। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, यानी वो आधे घंटे में निपट जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की सभा यही समाप्त होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके और क्वेश्चंस कराएंगे ना सर? अरे कैसे नहीं करेंगे, इससे क्या होता है।